नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि 9 अंकों की एक संख्या 5p 4 2 9 7 8 n 6 72 से विभाज्य है तो 2p - 1 का मान क्या होगा, जहां n के सभी संभावित मानों में से दूसरा बड़ा मान है। दिया गया है कि p और n प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 5p 4 2 9 7 8 n 6। ये जो संख्या है 72 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो देखिए कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये संख्या 72 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो इसका मतलब होगा कि ये संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। यानी यहां अंतिम 3 अंक क्या है, यहां अंतिम 3 अंक है 8 n 6। अब देखिए ये 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए, ये 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ n की जगह क्या पुट करें ताकि हमारा तीनों अंक जो है वो 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ n के जगह हम यहाँ n के जगह अगर 9 पुट कर लें, हम 9 पुट कर लें तो देखिए अगर हम इसे काटेंगे तो 8 हमारा 8 से एक बार में जाएगा, 9 हमारा 8 से एक बार में, हाथ में एक 16 हमारा 8 से 2 बार में जाएगा। यानी हम यहाँ n के जगह 9 पुट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ n के जगह 8 पुट करेंगे तो ये हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम यहाँ 7 पुट करेंगे, अगर 7 पुट करेंगे तो ये हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम यहाँ 5 पुट करेंगे, अगर 5 पुट करेंगे तो देखिए 5 पुट करेंगे तो ये हमारा 8 से विभाज्य होगा। यानी हम यहाँ n के जगह 5 भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 पुट करेंगे, अगर 4 पुट करेंगे तो ये हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। हम यहाँ अगर 3 पुट करेंगे तब भी हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे तब भी ये हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 8 से विभाज्य हो सकता है। अब देखिए हम यहाँ 0 पुट करेंगे तब भी ये हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि n जो है n के सभी संभावित मानों में से दूसरा बड़ा मान है। तो देखिए यहाँ दूसरा बड़ा मान क्या है, 5 है। यानी हम यहाँ n के जगह क्या पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, अब हमारी संख्या बन जाएगी 5p 4 2 9 7 8 5 6। अब देखिए ये संख्या हमारी 8 से तो विभाज्य होगी और 72 से ये पूरी संख्या विभाज्य है, 72 से ये पूरी संख्या विभाज्य है। तो देखिए 8 से तो विभाज्य होगी, 9 से भी इसे विभाज्य होना चाहिए अगर 72 से विभाज्य है तो देखिए हम यहाँ p के जगह क्या पुट करें ताकि ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से अगर विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ अगर अंकों का योग निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 + p + 4 + 2 + 9 + 7 + 8 + 5 + 6। अब देखिए यहाँ जो हमारा 9 बनेगा ऐड करने के बाद हम उसे काट लेंगे। 5 + 4 ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 + 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 हमारा 9 से कटेगा। अब देखिए यहाँ अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 + 5 13, 13 में 6 ऐड करेंगे 19, 19 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 19 + p हो जाएगा, 19 + p। अब देखिए हम यहाँ p की जगह क्या पुट करें ताकि हम 19 में ऐड करें तो हमारा 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ p के जगह पुट कर लें, हम यहाँ p = अगर 8 पुट कर लें तो देखिए 19 में 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27 हमारा 9 से विभाज्य होगा। यानी हम यहाँ p के जगह अगर 8 पुट करेंगे तो ये संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए हमें p और n का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे
2p माइनस 1। अब देखिए p इक्वल टू क्या है 8 है, तो हम यहाँ p की जगह 8 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस 1, यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 15 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है संख्या 29,18,245 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 29,18,245। अब देखिए ये जो संख्या है इनमें से किसी एक संख्या से विभाज्य है, तो हम यहाँ ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया 3 दिया हुआ है, तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ चेक करेंगे कि अंकों का योग हमारा क्या है। देखिए हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे तो 2 + 9 क्या हो जाएगा 11, 11 + 1 क्या हो जाएगा 12, 12 + 8 क्या हो जाएगा 12 + 8 हमारा हो जाएगा 20, 20 + 2 क्या हो जाएगा 22, 22 + 4 क्या हो जाएगा 26, 26 + 5 क्या हो जाएगा 31। अब देखिए यहां अंकों का योग क्या निकल के आ गया 31 निकल के आ गया। तो देखिए 31 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन बी को हम रहने देते हैं, ऑप्शन सी में हमारा क्या है 12 है। अब देखिए कोई संख्या अगर 12 से विभाज्य है इसका मतलब होगा कि वह संख्या 3 और 4 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए ये संख्या तो 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब होगा कि ये संख्या 12 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए ऑप्शन डी हमारा क्या है 9 है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ अंकों का योग क्या है 31 है, 31 को अगर हम 9 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए यहां से हमारा 3 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन हमारा बी बच गया, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए हम यहाँ 11 से विभाजित का हम यहाँ नियम चेक कर लेंगे कि ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि हम एक एक अंक छोड़ के ऐड करते हैं और जो हमारा शेष अंक बच जाता है उसे ऐड करते हैं, और दोनों का अंतर या तो हमारा 0 हो या हमारा 11 हो तो वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य होती है। तो देखिए हम यहाँ एक एक अंक छोड़ के ऐड करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया 10 हो गया। अब देखिए जो हमारा शेष है, देखिए शेष हमारा क्या है 9 + 8, ये हमारा क्या हो जाएगा 17, 17 + 4 हमारा क्या हो जाएगा 21। अब देखिए इन दोनों का अंतर या तो हमारा 0 होना चाहिए या हमारा 11 होना चाहिए, तब जाके ये हमारी संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ अंतर निकालेंगे तो यहाँ हमारा अंतर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए अंतर हमारा 11 निकल के आया, इसका मतलब होगा कि ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। सही आंसर हमारा क्या निकल के आ गया ऑप्शन बी 11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका HCF 68 है। संख्याओं के कुल कितने योग उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दो संख्या का योगफल दिया है, हमें क्वेश्चन में योगफल क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में योगफल क्या दिया, हमें क्वेश्चन में योगफल दिया हुआ है 1224। हमें योगफल क्या दिया, योगफल दिया है 1224। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का HCF दिया है। हमें HCF क्या दिया, हमें HCF दिया 68। तो देखिए हमें क्वेश्चन में HCF 68 दिया हुआ है तो हम यहां से दोनों संख्या मान सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 68 x है तो दूसरी संख्या हमारी 68 y है। अब देखिए हम यहां से दोनों संख्या का योग निकालेंगे, हम यहां से दोनों संख्या का योग निकालेंगे तो यहां से योग क्या हो जाएगा, यहां से योग हो जाएगा 68x + 68y। और हमें क्वेश्चन में योग क्या दिया, हमें क्वेश्चन में योग दिया हुआ है 1224, यानी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1224 के बराबर होगा। अब देखिए हम यहां से 68 कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 68 × x + y = 1224। अब देखिए इस 68 से अगर हम 1224 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 18 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया x + y = 18। अब देखिए x और y के जगह हम क्या क्या पुट करें ताकि योग हमारा 18 हो जाए। तो देखिए हम यहाँ x और y के जगह अगर हम x के जगह 1 पुट कर लें तो y के जगह हमें 17 पुट करना होगा। अगर हम x के जगह 2 पुट कर लें, x के जगह 2 पुट कर लें तो हमें y के जगह 16 पुट करना होगा। अगर हम x के जगह 3 पुट कर लें
तो हमें y की जगह 15 पुट करना होगा। अगर हम x की जगह 4 पुट कर ले तो हमें y की जगह 14 पुट करना होगा। अगर हम x की जगह 5 पुट कर ले तो हमें y की जगह 13 पुट करना होगा। अगर हम x की जगह 6 पुट कर ले तो हमें y की जगह 12 पुट करना होगा। अगर हम 7 पुट कर ले तो हमें क्या पुट करना होगा, हम 7 पुट कर ले तो हमें 11 पुट करना होगा y की जगह। अब देखिए और हमारा क्या हो सकता है, अगर हम 8 पुट कर ले तो हमें y की जगह 10 पुट करना होगा। अगर हम x की जगह 9 पुट कर ले तो हमें y की जगह 9 पुट करना होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि कितने युग्म जो है संभव है। तो देखिए युग्म हमारा वही संभव हो सकता है जो हमारा कोप्राइम हो। देखिए कोप्राइम हम किसे कहते हैं, कोप्राइम हम उसे कहते हैं जिसके बीच हमारा कुछ भी कॉमन ना हो। अब देखिए 1 और 17 के बीच हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये हमारा कोप्राइम होगा। एक हमारा ये युग्म हो सकता है। अब देखिए 2 और 16 के बीच हमारा 2 कॉमन है, यानी ये हमारा कोप्राइम नहीं है। 3 और 15 के बीच हमारा 3 कॉमन है, ये हमारा कोप्राइम नहीं है। 4 और 14 के बीच 2 कॉमन है, तो ये हमारा कोप्राइम नहीं है। 5 और 13 के बीच हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये हमारा कोप्राइम है। एक हमारा ये युग्म हो सकता है। अब देखिए 6 और 12 के बीच हमारा 6 कॉमन है, तो ये हमारा कोप्राइम नहीं है। 7 और 11 के बीच हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हमारा क्या है, कोप्राइम है, यानी एक हमारा ये युग्म हो सकता है। अब देखिए 8 और 10 के बीच हमारा 2 कॉमन है, तो ये हमारा कोप्राइम नहीं है। 9 और 9 के बीच हमारा 9 कॉमन है, तो ये हमारा कोप्राइम नहीं है। अब देखिए कोप्राइम युग्म हमारा कितना निकल गया, 1, 1, 2 और 3, यानी कितना युग्म संभव है, 3 युग्म संभव है। हमारा आंसर क्या निकल गया, 3 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है प्रथम 148 धनात्मक सम संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 धनात्मक विषम संख्याओं के औसत के बीच कितना अंतर है। हमसे पूछ के रहे दोनों के औसत के बीच का अंतर पूछ रहे। अब देखिए जब हम प्रथम n सम संख्या का, जब हम प्रथम n सम संख्या का औसत निकालते हैं तो औसत क्या होता है, औसत होता है n प्लस 1। और जब हम प्रथम n विषम संख्या का औसत निकालते हैं, तो औसत क्या होता है, औसत निकालते हैं तो औसत होता है n। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कितना जो है सम संख्या दिया, प्रथम 148, तो हम यहां औसत निकालेंगे तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 148 प्लस 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 148 प्लस 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 149। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कितना विषम संख्या दे, 129, तो हम प्रथम 129 विषम संख्या का औसत निकालेंगे तो औसत कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। और हमसे पूछ के रहे दोनों औसत के बीच का अंतर पूछ रहे, तो देखिए हम यहां अंतर निकालेंगे तो यहां अंतर कितना हो जाएगा, 149 में से 129 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यहां हमारा अंतर क्या निकल गया, 20 निकल गया। आंसर क्या निकल गया, 20 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत रन 30 है। यदि पहले 12 मैचों के औसत रन 40 है तो अंतिम 8 मैचों के औसत रन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है अंतिम 8 मैचों के औसत रन पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 20 मैचों का हमें क्वेश्चन में औसत रन क्या दिया, 30 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पहले 12 मैच का औसत रन हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 40 दिया है। और हमसे पूछ रहे अंतिम 8 मैचों का औसत रन पूछ रहे हैं। अब देखिए टोटल मैचों का संख्या कितना है, 20 है, जिनका हमें क्वेश्चन में औसत रन कितना दिया, 30 दिया हुआ है। जब हम प्रथम 12 मैचों का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के रहा है, 40 निकल के रहा है। तो देखिए 40 जो है 30 से कितना ज्यादा है, 30 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। और यहाँ मैचों का संख्या कितना है, 12 है। अब देखिए प्लस 10 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 120। अब देखिए टोटल 20 मैच है जिनका हमें क्वेश्चन में औसत रन क्या दिया, 30 दिया है। जब हम प्रथम 12 मैच का औसत रन निकाल रहे हैं तो औसत रन 40 निकल के आ रहे हैं। तो देखिए ये प्रथम 12 मैच जो है 120 रन ज्यादा लेके आ रहे हैं औसत जो है 30 रखने के लिए। तो अंतिम 8 मैच को औसत 30 रखने के लिए 120 रन जो है कम लेके आना होगा। यानी अंतिम 8 मैच का औसत क्या हो जाएगा, अंतिम 8 मैच का औसत हो जाएगा 30 माइनस 120 बटा 8। अब देखिए 120 को हम इस 8 बराबर भागों में बांट देंगे। अब देखिए 120 में 8 से भाग देंगे तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, 15 बार में। तो देखिए 30 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे,
30 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15, यानी अंतिम 8 मैचों का औसत रन क्या निकल के आ गया, 15 रन निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 रन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 9 और 16 तथा 4 और 9 के मध्य समानुपात का अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा मध्य समानुपात का अंतर पूछ रहे। तो देखिए मध्य समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य समानुपात का फॉर्मूला होता है b इक्वल टू रूट अंडर a इंटू सी। अब देखिए हम यहाँ मध्य समानुपात निकालेंगे 9 और 16 का। देखिए 9 और 16 का मध्य समानुपात निकालेंगे तो मध्य समानुपात क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 गुने 16। अब देखिए रूट से बाहर हम 9 को लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, और 16 को जब हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी मध्य समानुपात क्या निकल के आ गया, 9 और 16 का मध्य समानुपात निकल के आ गया 12। अब देखिए हम निकालेंगे मध्य समानुपात, हम मध्य समानुपात अब निकालेंगे 4 और 9 का। देखिए 4 और 9 का निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 गुने रूट अंडर 4 गुने 9 रूट अंडर, ये हमारा हो जाएगा 4 गुने 9। अब देखिए 4 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, और 9 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का मध्य समानुपात हमारा निकल के आ गया, और हमसे पूछ के आ रहे हैं दोनों के मध्य समानुपात का अंतर पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ अंतर निकालेंगे तो यहाँ हमारा अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा अंतर हो जाएगा 6। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वस्तु के क्रय मूल्य का बाजार मूल्य से अनुपात 4:7 है। बाजार मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है और दुकानदार को 50 रुपए का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में क्रय मूल्य का बाजार मूल्य से अनुपात दिया है। यानी हमें क्वेश्चन में सीपी और एमपी का रेशियो दिया है। सीपी और एमपी का हमें रेशियो कितना दिया, 4:7 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। हमें डिस्काउंट परसेंट कितना दिया, 25%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें प्रॉफिट कितना दिया, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 50 रुपया। और हमसे पूछ के रहा है, हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, यानी सीपी पूछ रहे हैं। हमसे पूछ के रहा है सीपी पूछ रहे हैं। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा, एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए सीपी और एमपी का हमें रेशियो पता है, और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहां से इस इक्वेशन से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 7/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी बटा डिस्काउंट क्या दिया, डिस्काउंट दिया हुआ है 25%। तो देखिए हम यहां अगर 25% माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 75। हम यहां अगर 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 400 प्लस 4p इक्वल टू 75 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 525। अब देखिए इस 400 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 525 में से अगर हम 400 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4p इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 125। यहां से हमारा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा p इक्वल टू हो जाएगा 125/4%। अब देखिए हमें प्रॉफिट परसेंट पता चल गया, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया, हमें प्रॉफिट दिया 50 रुपए, यानी 125/4% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया 50 रुपया। 125/4% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 50 रुपया दिया, और हमसे पूछ के रहा है सीपी। तो देखिए सीपी अपने आप में क्या होगा, 100%। अब देखिए 125/4% का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं, 125% इक्वल टू, देखिए हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200 रुपया, यानी 125% का वैल्यू क्या हो गया, 200 रुपया। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं 25% इक्वल टू, अब देखिए 125 को अगर हमें 25 बनाना है तो हमें इसमें 5 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 5 से भाग दे रहे हैं
तो हम इस साइड भी 5 से भाग देंगे। 200 रुपये में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 रुपये। देखिए 25% का वैल्यू क्या निकल गया, 40 रुपया, और हमसे पूछ रहा है सीपी, तो सीपी अपने आप में क्या होगा 100%। देखिए हमें 25% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें 4 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 4 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना होगा। देखिए 40 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 160 रुपया, यानी सीपी क्या निकल के आ गया 160 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक मिश्रण में तरल A तथा B 5:4 के अनुपात में है। यदि उसमें 2 लीटर तरल B मिलाया जाए तो तरल A तथा B का अनुपात 7:6 हो जाता है। मिश्रण में तरल A की मात्रा क्या है। हमसे पूछ के रहे हैं मिश्रण में तरल A की मात्रा पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में A और B का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में A और B का रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया 5:4 दिया हुआ है, और बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में यह रेशियो 7:6 हो जा रहा है। अब देखिए बाद में यह रेशियो 7:6 कब हो रहा है, जब हम उसमें 2 लीटर तरल B मिला रहे हैं। अब देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें मिला रहे हैं B, यानी पहले मिश्रण के अंदर जितना A होगा बाद में भी A उतना ही होना चाहिए। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले जो है A 5 यूनिट है तो B कितना था 4 यूनिट। जब हम इसमें 2 लीटर B मिला रहे हैं तो A कितना हो जा रहा है 7 यूनिट और B कितना हो जा रहा है 6 यूनिट। अब देखिए यहाँ A हमारा 5 से कितना हो गया 7 हो गया। देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, B मिला रहे हैं, यानी पहले जितना A होगा बाद में भी A उतना ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A की मात्रा को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 7 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 5 में हम 7 से गुना कर ले और इस 7 में अगर हम 5 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 7 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 7 से गुना करना होगा, हमें इस रेशियो में 7 से गुना करना होगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना होगा। अब देखिए रेशियो में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35:28, और इस रेशियो में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35:30 हो जाएगा। अब देखिए पहले जो है मिश्रण के अंदर A अगर 35 यूनिट होगा तो B कितना होगा 28 यूनिट। बाद में जब हम 2 लीटर B मिला रहे हैं तो A हमारा 35 यूनिट है, B कितना हो जा रहा है 30 यूनिट, यानी B कितना से बढ़ गया, B जो है 2 यूनिट से बढ़ गया। B कितना से बढ़ गया 2 यूनिट से, और हम जो है B को कितना से बढ़ा रहे हैं 2 लीटर से, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे 2 लीटर दिया है। इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 लीटर दिया है, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे A की मात्रा। अब देखिए A जो है मिश्रण के अंदर कितना है 35 यूनिट, हमें 2 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 35 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर है तो 35 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 लीटर हो जाएगा, यानी मिश्रण के अंदर A की मात्रा कितना होगा 35 लीटर होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 35 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि पहले जो है संख्या में 30% की, पहले जो है संख्या में 30% की कमी हुई। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30% की वृद्धि हुई। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई। तो हम यहाँ सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/10। यहाँ अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/10। यहाँ अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10। अब देखिए पहले संख्या अगर 10 यूनिट होगी तो 10 पे 3 का कमी होगा, तो कमी होने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी 7 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ जो है संख्या अगर 10 यूनिट है तो 10 पे 3 का वृद्धि होगा, तो वृद्धि के बाद संख्या कितनी हो जाएगी 13 यूनिट। यहाँ संख्या अगर 10 यूनिट होगी तो 10 पे 1 का कमी होगा, तो कमी होने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी 9 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000, ये हमारा क्या हो जाएगा 1000। यहाँ गुना करेंगे तो 13 से 91, 91 में अगर हम 9 से गुना करेंगे, 91 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 91 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 91 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 819। अब देखिए पहले संख्या अगर 1000 होगी तो 3% परिवर्तन के बाद संख्या कितनी हो जाएगी 819 हो जाएगी। तो देखिए संख्या में कितने का कमी हो गया, संख्या में कमी हो गया 181 का, कितने पर 1000 पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा।
अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम इसमें अगर 10 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18.1%। यानी कितने का कमी हो जाएगा, संख्या में जो है 18.1% का कमी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 18.1%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अपने वेतन का 20% किराने पर, शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 रुपए बचते हैं, उसका मासिक वेतन कितना है। हमसे पूछ क्या रहा है, व्यक्ति का मासिक वेतन पूछ रहा है। अब देखिए हमने मान लिया कि व्यक्ति का मासिक वेतन 100 रुपया है, हमने मान लिया कि व्यक्ति का मासिक वेतन 100 रुपया है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेतन का 20% किराने पर खर्च कर रहा है। तो देखिए 20% खर्च करेगा तो शेष कितना बच जाएगा, वेतन का 80% शेष बच जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च कर रहे हैं। अब देखिए शेष का 30% खर्च करेगा तो बच क्या जाएगा, शेष का 70%। अब देखिए इतना राशि जो है उसके पास शेष रह जाएगा और हमें क्वेश्चन में दिया कि उसके पास 8400 रुपए बचते हैं, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 8400 रुपए के। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे 7 से काटेंगे तो ये हमारा 7 से कितने बार में जाएगा, ये हमारा 7 से चला जाएगा 1200 बार में। अब देखिए 8 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये 8 से चला जाएगा 150 बार में। अब देखिए हम 100 से अगर 150 में गुना करेंगे तो यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 15,000 रुपया। यानी उसका वेतन क्या निकल के आ गया, 15,000 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।